बुरी नजर से बचना, बचाना, गुड लक की उपासना करना, ये मान्यताएं डर के अंधकार में पनपती हैं, लालच के दलदल से उमड़ती हैं। ये एक झांसा है, जाल है जो इंसान खुद अपने लिए बिछाता है। ऐसी धारणाएं बिना दस्तक दिए इंसान को अंधश्रद्धा के बवंडर में धकेलती हैं और नतीजा विनाश। कब लौटेंगे? 2 दिन बाद। काय बाबा, दिवाली मिस करेंगे? सॉरी बेटा, क्या करें, काम ही कुछ ऐसा है। और मैं 14 को लौटूंगा ना। बाबा ये डील पोस्टपोन नहीं हो सकती क्या? नहीं का, बहुत इंपॉर्टेंट डील है। बाबा डील इतनी इंपॉर्टेंट है तो मैं मालवान चला जाता हूँ। नहीं रे बाड़ा, ये डील मैं और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और यकीन मानो, इस डील के बाद में हमारी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाएंगी। और 14 को जब मैं लौटूंगा तो एक मस्त पार्टी करेंगे। चला। हरीश भाऊ, क्या म्हणता शंकरराव? मस्त है। चल। क्या बोला घर वालों को? बोला सोलापुर जा रहा हूँ। बाबा, डील वो भी सोलापुर में? अरे महेश, बहुत ही बड़ा डील है, मोटा डील। मैं ना तुझे सारी डिटेल आगे बताऊंगा, ठीक है? आहो, पर दिवाली और आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा। अगर कल्पना, एक दिवाली बड़ी है, ये हमारे सबका भविष्य। हाँ, तुम दोनों यार ऐसे मुंह मत लटकाओ। मुझे सच में बहुत बड़ा काम मिलने वाला है, जो खुशी खुशी विदा करो यार। हाँ? अरे हो महेश, खेतों पे ध्यान देना। हाँ? मैं बस गया और 14 को सुबह लौटा। हाँ, बाय। मिलिंद निकला क्या? 100 साल जिएगा अपना मिलिंद। वो देख, तूने नाम लिया और सामने खड़ा है अपना हीरो। ये रे, बस बस, ये रे मिलिंद, बस बस। क्या रे मिलिंद, टाकी फुल करके लाया क्या? अरे कैसे भर के लाया हूं ये मैं ही जानता हूं। इधर उधर से जहां से मिला सब उठा के लेके आ गया। ऐसे बघू नका रे, सच एक बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा हूँ, लई मोटा काम है। पर एवढे पैसे मिलिंद, इतने पैसों का तुम क्या करने वाले हो? अगर नागपुर में एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके साथ में एक डील होने वाली है। पर बाबा, दिवाली के टाइम पे कौन काम करता है? अगर माजी मुल्की, ये सब नसीब का खेल है। अभी ये डील के लिए ये इस टाइम फिक्स हुआ तो ये इस टाइम होगी। ये ले, ये ले, दिवाली में खूब पटाखे फोड़ना और 14 तारीख को लौटूंगा ना तो मिलकर पटाखा फोड़ेंगे, फुल धमाल करेंगे। क्या करती है इसका? स्कूल के काम के लिए कभी बाहर नहीं गया मैं? तब तो तुमने ऐसा टेंशन नहीं दिखाया। मिलिंद, तुम गए हो, लेकिन दिवाली के दिन कभी भी कहीं भी नहीं गए हो। अब मालती, जिंदगी में बहुत सारे काम पहली बार करने पड़ते हैं। मां से और विश्वास छो, आकर खुशखबरी सुनाऊंगा ना तो अपनी जिंदगी दिवाली बनेगी, एकदम झकमक झकमक। निकतो होता है। काळजी घ्या। हाँ, सचिन बोला डायरेक्टली फार्म हाउस पे आएगा। तो रास्ते में कहीं डीजल पेट्रोल उठा लेते हैं? क्यों? हाँ, शब्बात एकदम मुंह की बात छीन ली तूने। बोला, आलेत का हरीश भाऊ और बाकी सब? अभी तक नहीं आते होंगे। अपन कौन? सचिन, गेट टू गेट।
मैं जरा करम करम ले लेता हूँ, तीखा तीखा। हाँ ले जल्दी जल्दी ले। नमस्कार सर। क्या है तू? वो एक साहब आए हैं। हाँ, हमारे साथी है वो, बैठा है ना उनको। जी सर। ये तेरी दिवाली बख्शिश। अब सीधे घर जा और मस्त दिवाली बना। हम लोग 14 की सुबह तक है यहाँ पे। मैं काका से बात कर लिया है ना, उनको 14 को सुबह में चाबी पहुंचा दूंगा। ठीक है सर। तू जा, ऐश कर जा। चलो भाई, बैग ले। शाबाश। दिवाली से ठीक एक दिन पहले पनवेल में 4 लोग अपने घर से निकले, अपने साथ ढेर सारा पैसा लेकर। चारों ने अपनी फैमिली से यह कहा था कि वो एक बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस डील के बारे में खुलासा नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि वो इस डील के बारे में दस्तक देने वाला कोई भी सुराग छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि दिवाली की रात को वो डील दबे पांव उनके दर पर आई और बिना कोई दस्तक दिए अपना काम तमाम कर गई। लक्ष्मी माँ, मेरे सचिन के सर पर हाथ रखना। तुम्ही डायल केलेला नंबर सध्या स्विच ऑफ आहे। बाबा, हरीश दादा फोन नहीं उठा रहे। इसमें नई बात क्या है? पुल टाइट होकर पड़ा होगा। अरे मैंने उसको 10-10 बार याद दिलाया था। ये देख, 14 को दोपहर को फार्म हाउस पर पूजा है। दोपहर के पहले मुझे चाबी चाहिए। दत्तूला पाठूंगा चाबी लेने के लिए, और साफ सफाई करने के लिए भी बोल देता हूँ। हाँ, तू दत्तूला साथ। राम राम सुरेश भाऊ। हाँ हेलो दत्तू, एक काम कर, फार्म हाउस पर जा और चाबी ले लेना। अहो साहब, उन्होंने कहा था आज सुबह ही वो माधव भाव को चाबी लौटा देंगे। अरे नहीं लौटाई, इसीलिए तो तुझे फोन कर रहा हूँ ना। एक काम कर, तू जाकर चाबी ले लेना और साफ सफाई भी कर देना। हम लोग 11:30 बजे तक पूजा के लिए पहुंच जाएंगे। बस अभी निकल गया समझो। आप लोग 11:30 बजे आ जाओ, आपको घर टिप टॉप मिलेगा। साहब, या इधर इधर आइए साहब। तुमसे फार्म हाउस है? जी, ये मेरा फार्म हाउस है और ये सभी हमारे पनवेल के रहने वाले ही है। दिवाली मनाने आए थे यहाँ? पता नहीं, इसने मुझे 12 तारीख को फोन किया था। 2 दिन के लिए चाहिए काका। आज और कल? हाँ, आज पहुंचूंगा और कल रात तक रहूंगा। दिवाली के दिन और तू घर पे नहीं है? अरे ऐसा कौन सा बड़ा काम आ पड़ा? बात ही कुछ ऐसी है काका, बहुत जरूरी डील होने वाली है। ऐसी डील तो जिंदगी में एक ही बार होती है, दिवाली का क्या है, वो तो हर साल आएगी। मुझे अकल मत सिखा। ये देख, तू परसों है ना 14 को सुबह मुझे फार्म हाउस की चाबी लौटा देना। तू तो जानता है ना, हर साल दिवाली के बाद हम फार्म हाउस पर पूजा करते हैं
और 14 को दोपहर को मैंने पंडित को बुला के रखा है, समझा? हो क्या कहा? मैं 14 को सुबह सुबह ही चाबी लेकर आपके घर आ जाऊंगा, फिर साथ में बैठ के चाय पियेंगे, बराबर? आज सुबह हरीश दादा चाबी लौटाने नहीं आए तो मैंने हमारे वॉचमैन दत्तू को चाबी लेने के लिए भेजा। ये यहाँ आया और इसने ये सब देखा। वॉचमैन हो, ड्यूटी पर क्यों नहीं थे? साहब हरीश भाव ने दिवाली बख्शीश दी और बोले घर ही जा, दिवाली मना, और बोले 14 के पहले मुंह मत दिखाना। यहाँ कुछ पक रहा था। चौथा आदमी सचिन गांवकर मिसिंग है। वो साहब, वो आदमी यहाँ सबसे पहले पहुंचा था। साहब यही है वो सचिन गांवकर की बाइक। अजीब है, उसकी बाइक तो यहाँ है लेकिन आदमी यहाँ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचिन ने ये कांड किया है और फिर बाइक छोड़कर भाग गया? इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी हरीश की पत्नी और उसके बच्चों से बात की। उन्हें जब ये पता चला तो बहुत रोने लगे बेचारे। हरीश की पत्नी कह रही थी जब वो घर से निकला तो बहुत सारे पैसे लेकर निकला था। साहब शंकर और मिलिंद भी घर से ढेर सारे पैसे लेकर निकले थे। साहब फार्म हाउस के पीछे भी एक लाश पड़ी है। साहब यही है वो चौथा आदमी सचिन गांवकर। श्रीधर, फोरेंसिक लैब बुलवा और पूरे फार्म हाउस को सील करवा दो। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और चारों की फैमिलीज को थाने में बुलवा। सर 4 कत्ल हुए थे, ये सभी फार्म हाउस आए और मौत के घाट उतारे गए। पहले पुलिस को शक हुआ कि शायद इन चारों में से किसी एक ने जुर्म किया है, लेकिन फिर फार्म हाउस के पीछे उस चौथे आदमी की भी लाश बरामद हुई। 4 निर्दयी हत्याएं जिसने सारे पनवेल और पड़ोसी शहर मुंबई में आतंक की लहर दौड़ा दी। सर चारों के मोबाइल्स क्राइम स्पॉट पर मिले हैं। चारों स्विच ऑफ हैं। चारों के बैकग्राउंड्स? चारों रियल एस्टेट में थे सर। हरीश बापट इन सब में सबसे मालदार एजेंट था, न्यू पनवेल से ऑपरेट करता था। शंकर राव मीडियम लेवल का ब्रोकर था, ज्यादातर न्यू पनवेल में फ्लैट्स किराए पर दिलवाता था। मिलिंद काशीकर ये तो काफी छोटा बल्कि पार्ट टाइम एजेंट था सर। इसका मेन काम कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में था, वहाँ की साइंस लैब में असिस्टेंट था। और चौथा सचिन गांवकर? वो न्यू पनवेल के पास असुल गांव का रहने वाला था और कोई फैमिली नहीं है, बस एक दादी है। वो इन चारों में सबसे छोटा एजेंट था, मतलब ऐसा एजेंट जो बड़े ब्रोकर्स के लिए काम करता था। चारों स्टेट एजेंट थे? हो सर, और चारों अपने अपने घरों में ये बोलकर निकले थे कि कोई बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं और साथ में ढेर सारे पैसे भी ले गए थे। मेरे बाबा ने पूरे 7 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, सारे पैसे अपने साथ ले गए। और उन्होंने कहा कि वो मालवन जा रहे हैं, पक्का यही कहा था ना? हाँ, मालवान ही कहा था। बाबा डील इतनी इंपॉर्टेंट है तो मैं मालवान चला जाता हूँ। नहीं रे बाड़ा, ये डील मैं और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। किसी तरह की कोई भनक नहीं थी कि वो यहीं पास में है शरावली अपने काका के फार्म हाउस पर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और
हमें तो शौक लगा है सर कि बाबा ने हमसे ऐसे झूठ क्यों बोला। इनमें से हरीश बापट के कपड़े कौन से हैं? यही कपड़े पहने थे मेरे बाबा ने जब वो 12 तारीख को घर से निकले थे। साहब सोलापुर जा रहा हूँ ऐसा बोलकर गए थे घर से। घर से कितने पैसे लेकर गए थे? तकरीबन 6 लाख रुपए सर। फोन किया था दिवाली के दिन? नहीं साहब, मैंने उनके फोन पर काफी ट्राई किया पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। साहब ये यही कपड़े पहने थे उन्होंने जब वो घर से निकले थे। बाय। पापा ने मुझे और सत्यम को कुछ पैसे दिए थे पटाखों के लिए। कहा था कि वो 14 को लौटेंगे और उन्होंने ये भी कहा था कि वो नागपुर जा रहे किसी काम से। काफी पैसे लगे होंगे घर से? पूरे 3 लाख साहब, अपने सभी दोस्तों से उधार लिया था। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि सबसे इतना उधार क्यों ले रहे, पर इन्हें रत्ती भर का टेंशन नहीं था। बोले बहुत बड़ी डील है और सबको पैसे लौटाने के बाद भी इतने पैसे बचेंगे कि जिंदगी भर आराम से रहेंगे। ये तो मेरे पापा के कपड़े। निकतो होता काळजी घ्या। हाँ मला नहीं माहिती इंस्पेक्टर सर वो कितने पैसे ले गया था, लेकिन मुझसे बोला था कि ऐसा सौदा होने वाला है जो मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने लक्ष्मी माँ से प्रार्थना भी की थी कि उसका यह सौदा अच्छी तरह से हो जाए। वो मेरे बेटे और बहू का एक लौता था। क्या बोलकर गया था कि कहाँ जा रहा है सौदे के लिए? पुणे। तो सर ये दिवाली की रात का ऑर्डर है। 12 की रात को भी उन्होंने यहाँ से ऑर्डर किया था, बापट फार्म हाउस, शिरवाली गांव। हो सकता है साहब, वो क्या है ना, दिवाली के टाइम इधर सॉलिड गर्दी होता है। अरे पण कुछ तो रिकॉर्ड रखते होगे ना, कौन सा ऑर्डर कौन आदमी लेकर गया, कहाँ लेकर गया था, कितने का था, वगैरह वगैरह। 1 मिनट साहब मी बघतो। हो साहब, बापट फार्म हाउस में 12 और 13 को रात का खाना गया था। ऑर्डर करने वाला का नंबर 44568798, यही नंबर दिया था पार्टी ने। डिलीवरी बॉय को बुलाओ। वहाँ कोई गया नहीं था साहब, वो क्या है ना साहब, दिवाली का रात था, अपने पास छोकरा लोग नहीं था, तो उधर ही से एक आदमी आकर पार्सल लेके गया था। कैसे आया था? उतना तो मेरे को याद नहीं साहब, वो क्या है ना, मैं गल्ला छोड़कर कहीं जाता नहीं। साहब यही था साहब, पक्का यही आदमी था साहब। ये तीनों थे साहब, और ये इधर बाजू में चकला लेने को गया था। वो साहब काफी माल लेकर गए, वेफर, मसाला, सींग, मूंग दाल, बहुत सारे पैकेट लेके गए। साहब होटल गंगा में जो नंबर मिला था 44456878 वो जाली है, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। पूरी प्लानिंग के साथ गए थे चारों, शराब, स्नैक्स, खाना सबका इंतजाम कर रखा था, पर किसी और ने कुछ और ही प्लानिंग कर रखी थी। सर कोई औरत का मामला भी तो हो सकता है। ऐसा भला क्या मामला हो सकता है कि चारों का गेम बचाया गया? 3 को ठोका गया और 1 को कुचला गया। कोई मजबूत और बहुत भारी चीज से सर फोड़ा गया है, मौत तुरंत हो गई। पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया गया है, पॉइंट ब्लैंक, सेम पॉइंट ब्लैंक। तीनों के सर से 3 गोलियां रिट्रीव की गई। लगता है फायरिंग में रिवॉल्वर यूज हुआ है और चारों विक्टिम्स के
ब्लड में अल्कोहल का लेवल काफी हाई था। समझ में नहीं आ रहा है, एक का सर फोड़ दिया, बाकी तीनों के भेजे में गोलियां दाग दी, ऐसा क्यों? क्या कारण हो सकता है इन मर्डर्स का? साहब चारों के बैग्स गायब हैं, वो पैसों वाले बैग्स। डॉक्टर, टाइम ऑफ डेथ? लाशें यहाँ लाने के लगभग 11 घंटे पहले। लाशें हम 14 की सुबह 10:30 बजे लाई थी। मतलब ये सारे मर्डर 13 तारीख की रात 10 और 11 के बीच हुए हैं, दिवाली की रात को। फार्म हाउस के आसपास झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां पूछताछ की थी, किसी ने फायरिंग की आवाज नहीं सुनी। दिवाली की रात ही शेर था। वैसे भी गोली और पटाखों की आवाज में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। साहब, हरीश भाव ने मुझे इस डील के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। एक्चुअली मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हरीश भाव मुझे हर डील में शामिल करते थे, कोई डील होने वाली होती तो मुझे जरूर बताते। नहीं सर, बिल्कुल भी मालूम नहीं था, और मालूम भी होता तो अजीब ही लगता ना साहब। क्यों? क्योंकि कापसे जी तो मोस्टली फ्लैट्स भाड़े पे चढ़ा के ब्रोकरेज कमाते थे। हाँ, एक हाथ फ्लैट बेचे भी होंगे, लेकिन ये कैसी डील होने वाली थी मेरे को तो खरा नहीं लगता साहब, सच में। पता नहीं बाबा इस स्टेट एजेंसी के लाइन में गए क्यों। एक्चुअली उनका काम तो स्कूल में था, लैब में सर्विस करते थे मेरे बाबा। ये तो उनका पार्ट टाइम था। वो ज्यादातर हरीश भाव और कापसे जी के साथ ही काम करते थे। मिलिंद का खुद का कोई ऑफिस नहीं था। और ये सचिन गांव का? सचिन दादा बाबा से मिलने घर आ जाया करते थे, पर हम उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते। आसुड़ गांव में छोटा मोटा काम करता था मेरा पोता, फिर पनवेल चला गया। उधर थोड़ा बड़ा काम मिल गया, पर उसके काम का कुछ पक्का ही नहीं था। कभी महीनों घर पर या फिर कभी फोन पर बातें चलती रहती, पर तुम्हाला सांगते उसका काम कभी समझा ही नहीं कभी समझा। हरीश बापट के साथ शंकर राव कापसे के 6, मिलिंद काशीकर के 3 और सचिन गांवकर के पता है। क्या यह भी हो सकता है कि वाकई में कोई डील होने वाली थी और किसने डबल क्रॉस किया? साहब, हरीश का सर फोड़ा गया था और बाकी 3 ठोके गए। यह भी तो हो सकता है कि पहले तीनों ने हरीश को मार डाला, फिर उसके पैसे लिए, फिर लालच ने मौत का तांडव खेला। तीनों में से किसी एक ने बाकी 2 को मार डाला। फिर गोली चलाने वाले ने गिल्टी फील किया, डर गया, मेंटली अनस्टेबल हो गया और सुसाइड कर लिया। साहब, अगर हम ये एंगल लेकर चलते हैं तो मेरा सबसे पहला शक सचिन पर जाता है, क्योंकि शंकर राव, मिलिंद और हरीश, इन तीनों की बॉडी घर के अंदर मिली। और सर, अगर ऐसा है भी तो फिर वो पैसे से भरे बैग्स कहाँ हैं? और देखो, 12 और 13 तारीख को इन चारों के सेल फोन स्विच ऑफ थे। हो सर, दिवाली के दिन इनकी फैमिलीज ने इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर बात नहीं हो पाई क्योंकि सबके सेल फोन्स कंटिन्यूअसली स्विच ऑफ थे। श्रीधर, यहाँ एक बात और गौर करने वाली है। मालवन, सोलापुर, नागपुर और पुणे, चारों ने अपनी अपनी फैमिलीज को झूठ बोला। सिर्फ एक आदमी सच्चाई जानता था कि हरीश कहां जा रहा है, और वो है उसका काका माधव बापट। करेक्ट। हरीश के बाबा बड़े भाई थे मेरे, दादा थे मेरे वो, और हमारे बीच कोई झगड़ा भी नहीं था। बड़े अच्छे रिश्ते थे हमारे। सिर्फ आप ही एक ऐसे आदमी थे जिसे इस बात का पता था कि हरीश आपके फार्म हाउस पर जा रहा है 2 दिन के लिए। सिर्फ आप ही को मालूम था कि वो मारवाड़ नहीं जा रहा है, जो कि उसने अपने परिवार वालों को बताया था। साहब, हरीश दादा ने वहिनी और बच्चों को जो बोला सो बोला, इसमें हमारी क्या मिस्टेक है? शंकर राव कापसे, उसने बोला कि वो सोलापुर जा रहा है। मिलिंद काशीकर ने कहा नागपुर, और सचिन की दादी को लगा कि वो पूना जा रहा है, जबकि वो सभी यहीं थे, शरावली गांव में, मंजे तुमचा फार्म हाउस पर। और उन सभी के पास लगभग 18 लाख रुपया कैश था, जो अब मिसिंग है। तो अब कहना क्या चाहते हो? कहने का काम आपका है, हमारा काम है पूछना। साहब, आम्हाला काय माहित हरीश दादा वहां पर क्यों गए थे, उनके साथ वहां पर कौन थे और क्या थे? पहले मुझे लगा था वो अपने पूरे परिवार के साथ वहां जाएगा, दिवाली वहीं मनाएगा। आपको ऐसा लगा था? जी। पर हकीकत आपको मालूम थी कि वो परिवार के साथ नहीं गया। मानिए माला, मैं जानता हूँ,
वो अपने पूरे परिवार के साथ वहां नहीं गया था, लेकिन मैंने उससे ज्यादा सवाल भी नहीं पूछे और मैं उसके ऊपर शक क्यों करता? भतीजा था मेरा वो, और अक्सर मेरा फार्म हाउस यूज करता था। दत्तू मुले, आपके फार्म हाउस का वॉचमैन, कब से काम कर रहा है वो आपके? 8 साल हो गए साहब। साहब आई भवानी की शपथ, मैं यहाँ 12 और 13 को आया ही नहीं। हरीश भाऊ ने बोले थे दत्तू मत आना। अब वो मेरे सेठ के भतीजे हैं तो मैं उनकी बात कैसे टाल सकता? वो बैग्स कहाँ हैं? बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। इतना सारा पैसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था साहब। नमस्कार साहब। साहब लड़की बिड़की का कोई सीन शॉट नहीं था, एक मुजरा नहीं बोले तो लावनी तक नहीं, कुछ नहीं था। स्टेट एजेंट थे, जमीन का लफड़ा भी तो हो सकता है। अरे साहब अपने पूरे पनवेल एरिया में जमीन क्या एक फ्लैट तक नहीं बिक रहा, बोले तो धंधा भयंकर मंदा है। वैसे ये आधे से ज्यादा स्टेट एजेंट तो दिवाली के टाइम पे अपना दुकान बंद करके रखे थे, लेकिन मैं बहुत अंदर तक गया, पूरा अंदर तक गया, लेकिन इन चारों के इस सौदे के बारे में अपने को उड़ती बिड़ती गया, अरे कोई तैरती तक खबर नहीं मिली साहब। एक बात कहूँ साहब, ये जो कांड है ना ये कुछ और ही है। मालवन, सोलापुर, नागपुर और पुणे, पता करो इन शहरों में इन चारों एजेंट्स का किसी में इंटरेस्ट था या तो कोई सौदा होने वाला था जिसमें इन्वॉल्व थे। साहब श्रीधर एक बात समझ में नहीं आ रही, एक इतना बड़ा स्टेज एजेंट, दूसरा मीडियम लेवल का, और तीसरा पार्ट टाइम जो एक स्कूल में लैब टेक्नीशियन, और चौथा सब ब्रोकर। इन चारों में कॉमन क्या था? क्या वाकई में कोई डील हो रही थी जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था? नागपुर, पुणे, शोलापुर, मालवन, चारों शहरों की रियल एस्टेट इंडस्ट्री स्कैन की, लेकिन ऐसी कोई भी डील नहीं पता चली है जिसमें हरीश बापट, शंकरराव कापसे, मिलिंद काशीकर या सचिन गांवकर का दूर दूर तक का कोई भी कनेक्शन। इन चारों में कोई ना कोई कनेक्शन तो होना चाहिए श्रीधर। काफी भारी रकम लेकर ही अपने घर से निकले, दिवाली इन्होंने अपने घर से बाहर मनाई, ऐसी भी क्या खुफिया डील होने वाली थी? सब उन चारों के फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए और उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो उन चारों को कनेक्ट करता हो, नहीं आसपास से किए हुए कोई कॉल्स है। बस ये हरीश बापट को एक कॉल आया था 44678987 से 11 नवंबर 2012 को। ट्रैक करो इस नंबर को, शायद ही हमें कहीं ले जाए या शायद नहीं, फिर भी ट्रैक करो। हो सर। हेलो, हमने पूरा फार्म हाउस अच्छी तरह स्कैन किया है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकल आए हैं। नहीं है तो रहस्यमय डील, गायब पैसा, 3 एक तरह से और एक अलग तरह से की गई हत्या, ये सारी बातें पुलिस को एक डेड एंड पर ले आई थी। लेकिन अब फोरेंसिक स्कैनिंग से एक बिल्कुल नया एंगल उभर कर आया इस केस में। पता चला कि इन 4 एस्टेट एजेंट्स हरीश बापट, शंकरराव कापसे, मिलिंद काशीकर और सचिन गांवकर के अलावा कोई और भी था जो इस डील के बारे में जानता था।
मर्डर्स के दौरान इन चारों के अलावा कोई पांचवा भी था वहां पर। कोई ठोस सुराग? यस। क्राइम सीन को जब इन्वेस्टिगेट किया हमने तो मुझे खाने के 4 प्लेट्स मिले डाइनिंग टेबल पर। अब 4 प्लेट्स देखने तो अज्यूम करना आसान है कि घर पर 4 लोग थे, पर एक बात मुझे खाई जा रही थी कि 4 लोग थे और चारों के चारों मरे हुए पाए गए। इसलिए मैंने किचन को बारीकी से स्कैन किया। इस प्लेट पर हल्की सी चिकनाई थी। इस प्लेट को मैंने टेस्ट करवाया। प्लेट पर खाने के ट्रेसेस मिले, वही खाना जो बाहर के प्लेट्स पर था। मतलब कोई सारे सबूत पहुंचकर साफ करना चाह रहा था। हाँ, और बाहर एक इनोवा गाड़ी थी और एक बाइक थी। इनोवा गाड़ी हरीश बापट को बिलोंग करती थी और बाइक सचिन गांवकर की थी। एक और बाइक थी इंस्पेक्टर, तो सचिन गांवकर की बाइक के बिल्कुल बगल में पार्क की गई, लेकिन वो बाइक निकल गई। ऐसा हो सकता है कि सचिन गांवकर की बाइक यहां वहां गई हो इससे पहले कि सचिन खाना लेने गया था। इसलिए मैंने टायर के निशान को बारीकी से स्टडी किया। एंड यू विल सरप्राइज टू नो इंस्पेक्टर, ये दोनों निशान एक ही बाइक के नहीं हैं। मतलब वहां कोई और भी था जो इस फार्म हाउस की मीटिंग के बारे में जानता था? बिल्कुल, शायद वो इस डील के बारे में भी जानता होगा, वरना ये लोग उसके साथ खाना क्यों शेयर करते? शायद ड्रिंक्स भी शेयर किए होंगे, लेकिन वो 5वां ग्लास हमें नहीं मिला। मतलब ये 5वां इन चारों की या इनमें से किसी एक की पहचान वाला था? ये 5वां जानता था कि ये चारों यहाँ मिलने वाले। क्या ये भी हो सकता है कि इस 5वें ने ही ये मीटिंग प्लान की हो? ये डील मैं और सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। क्या बोला घर वालों को? बोला सोलापुर जा रहा हूं। नागपुर में एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके साथ में एक डील होने वाली है। क्या बोल कर गया था कि कहां जा रहे हैं सौदे के लिए? पुणे। इन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला कि मालवान जा रहे हैं? सच कहूं तो मुझे भी अजीब लगा। हरीश अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस जाने का प्लान बना रहा था और हमें से किसी को शक भी नहीं हुआ। या फिर उसे किसी ने कहा होगा कि इस डील के बारे में घर वालों को भी मत बताना। किसी और को पता चल गया होगा। ये चारों बहुत सारा पैसा लेकर फार्म हाउस मिलने वाले हैं। पर इसी में क्या बात थी कि चारों ने अपने घर वालों से झूठ बोला और चारों अपने साथ इतनी मोटी रकम लेके गए? झूठ बोलने के पीछे कोई प्लान चल रहा था इन चारों का। वो ड्रिंक्स की बोतल, वो खाना, कोई तो प्लानिंग चल रही थी। शायद प्लानिंग कोई और ही कर रहा था। बोला श्रीधर। हाँ साहब, वो नंबर 44678986 जिससे हरीश बापट को 11 नवंबर को फोन आया था। हाँ, कुछ और निकला? साहब वो नंबर का सिम कार्ड रसायनी से खरीदा गया था। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। सिम किसके नाम पर है? साहब कोई नीलेश आंबेकर है, मोहपाड़ा गांव काटकरवाड़ी, रसायनी का रहने वाला है। तो मिलते हैं इस नीलेश आंबेकर से। बारह बाय 35 मोपाड़ा गांव। ये नीलेश आंबेकर भी एस्टेट ब्रोकर है। इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है सर। रियल एस्टेट ब्रोकर उन चारों की तरह। अब पता ये लगाना है कि क्या यही वो 5वां आदमी है जो उस रात फार्म हाउस पर था। मेरे पति है। काय झालं? बोल के गए कि नाशिक में कुछ काम है। काय काम? उनकी दलाली का काम।
स्टेट एजेंट है मेरे मिस्टर। 12 और 13 नवंबर को कहाँ था नीलेश? 12 को तो वो बाहर गए थे और 13 को तो सुबह दिवाली थी, तब वो वापस लौटे और फिर कहीं चले गए। फिर उनका फोन आया था कि वो नासिक गए। 4467898876 ये उसी का नंबर है ना? ये उनका ही नंबर था, लेकिन उनकी सिम में कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर उन्होंने ये नंबर लिया 44567578। 13 नवंबर को कहाँ था नीलेश? पता नहीं है मुझे, वो काम से बाहर जाते हैं तो कभी कभी 1-2 दिन वही रहते हैं, घर नहीं आते। आज 18 नवंबर है, उसे घर से गए 5 दिन हो गए। इन 5 दिनों में उसने कितनी बार फोन किया तुम्हें? 14 को सुबह किया था और बीच में एक बार किया था। ये जो नंबर तुमने दिया स्विच ऑफ है। साहब मुझे पता नहीं है कि माजरा क्या है, उनके मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम है और हम इतने पैसे वाले नहीं है कि हमेशा मोबाइल ले ले दूसरा, इसलिए सिम ही बदलते रहते हैं। नाव का है तुमसे? गायत्री आंबेकर। अगर तुम्हारा पति तुम्हें फोन करता है तो उसको बोलो हमसे आकर मिले और फोन के तुरंत बाद हमें बताओ। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारा शक यकीन में बदल जाएगा। कैसा शक? खबरी लगा दो इस नीलेश आंबेकर के पीछे, वो पता करो जो हमें पता नहीं है। कुछ तो है इस नीलेश आंबेकर के बारे में। नीलेश आंबेकर? नहीं साहब, मला माहित नहीं, मैंने सुना भी नहीं। आप इनके असिस्टेंट नामदेव से पूछ लीजिए, उसे शायद पता हो। काय झाला है? पुलिस वाले का फोन था, पूछ रहा था कि हम किसी नीलेश आंबेकर को जानते हैं। नीलेश आंबेकर? नहीं, मैंने किसी नीलेश आंबेकर के बारे में नहीं सुना है। नो सर, पापा ने कभी किसी नीलेश आंबेकर का जिक्र नहीं किया। नीलेश? क्या बोले? आंबेकर। आंबेकर? नहीं, नहीं सुना कभी। वैसे सचिन कुछ बताता ही नहीं था। अरे नीलेश, फोन नहीं, कुछ नहीं। किधर है? गायत्री ने फोन किया था पूछने। अगर फिर से उसका फोन आया ना तो उसको बोलना नहीं मैं आऊं। काय रे बाबा, कुछ लफड़ा तो नहीं ना किया तूने? अरे नीलेश, तू चुप क्यों है? तेरे घर पे पुलिस क्यों आई थी? अरे गायत्री बोल। नीलेश, वो 4 एजेंट जिनका मर्डर हुआ पनवेल में, उनके साथ तेरा कुछ चलता था ना? नीलेश, तेरा कोई हाथ तो नहीं ना इस कांड में? नमस्कार साहब, हथियार के मार्केट में रिवॉल्वर की तो कोई खबर है नहीं साहब। और वैसे भी अगर ये लाइसेंस की रिवॉल्वर होती तो आपको पहले ही दिन पता चलता ना साहब। इस नीलेश आंबेकर के बारे में क्या खबर है? रासायनिक के सभी स्टेट एजेंटों से गुपचुप तरीके से बात की है। ये लोग तो बोल रहे हैं कि जो नीलेश आंबेकर है एकदम पूजा पाठी आदमी है और जो भी काम करता पूरा ईमानदारी से करता। और एक बात को लेकर सब लोग हैरान है साहब कि नीलेश आंबेकर पिछले 1 हफ्ते से गायब है, कोई पता नहीं है। और वैसे क्लाइंट लोग भी इसे ढूंढ रहे हैं। इन चारों के मर्डर के साथ कोई कनेक्शन काम का था साहब, सभी स्टेट एजेंट थे, लेकिन मर्डर के साथ कोई कनेक्शन नहीं मिला अभी तक तो नहीं। हाँ साहब, हरीश भाव का नीलेश आंबेकर के साथ काम पड़ता था। एक रसायनी का प्लॉट था जो हरीश भाव के क्लाइंट को चाहिए था। तब हरीश भाव की इस नीलेश के साथ पहली बार मुलाकात हुई थी। कब की बात है? साल भर हो गया होगा सर। तब से हरीश भाव इस नीलेश के साथ बराबर टच में रहते थे। और बाकी के तीनों ब्रोकर्स, शंकर राव कापसे, मिलिंद काशीकर, सचिन गांवकर, ये तीनों भी नीलेश को जानते थे? सर, इन तीनों की भी हरीश भाव के साथ जान पहचान थी, साथ में उठना बैठना था। हो सकता है ये तीनों भी नीलेश आंबेकर को जानते थे। हरीश और नीलेश के बीच पैसों की कोई लेन देन? हाँ साहब, नीलेश ने हरीश भाव से 50,000 लिए थे किसी काम से, और हरीश भाव ने वो पैसे वापस भी मांगे थे नीलेश से। हाँ नीलेश बोल। हरीश भाऊ, बस ये मेरी डील हो जाए, मैं ताबड़तोड़ आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं 5 महीने डाले, तूने सामने से पैसे लौटाने की कभी बात नहीं की, मेरे को ही पूछना पड़ा। ऐसा नहीं है हरीश भाऊ, मैं आपको बोलने ही वाला था कि आपने पूछ लिया। बस ये डील हो जाए आज कल में, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता हरीश भाऊ। बस मुझे इतना ही मालूम है सर, उसने पैसे लौटाए या नहीं लौटाए ये मैं नहीं जानता। तुम्हारे पास नीलेश का कोई मोबाइल नंबर है जिससे हरीश उसके टच में रहता था? हमारे पास उसके 2 मोबाइल नंबर हैं, लेकिन दोनों स्विच ऑफ है। मेरे पास तो नहीं है सर, लेकिन हाँ, हरीश भाव की डायरी में हो सकता है।
एक मिनट सर। सॉरी सर, इसमें तो नंबर नहीं है। लगता है हरीश भाव के मोबाइल में स्टोर हो सकता है नंबर। कोई बात नहीं, मुझे डायरी चाहिए सर। थैंक यू। नवी मुंबई के पास रासायनी इलाके का ब्रोकर नीलेश आंबेकर अब पुलिस के शक के दायरे में आ गया था। उसके बारे में पता लग रही हर बात रहस्यमय थी, पर फिर भी इन्वेस्टिगेशन के इस मकाम पर उसका इन 4 रियल एस्टेट एजेंट्स के मर्डर के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन पुलिस को इस बात का पूरा यकीन था कि इस हत्याकांड से नीलेश आंबेकर का कनेक्शन था जरूर। यह कनेक्शन शायद कई लेयर्स के नीचे छुपा हुआ था और पुलिस को इन लेयर्स को एक एक करके निकालकर सच को ढूंढना था। साहब, नीलेश की पत्नी गायत्री का फोन फुल टाइम सर्वेलेंस पर है, पर अभी तक नीलेश का कोई कॉल नहीं आया। बड़ी अजीब बात है, एक आदमी इतने दिनों तक अपने घर से बाहर रहता है, पत्नी को पता नहीं है कहां है, घर पर फोन नहीं करता। श्रीधर, एक काम करो, हरीश बापट, शंकर राव कापसे, मिलिंद काशीकर, हनी सचिन गांवकर, इन सबका फोन चेक करो। कहीं ना कहीं इस नीलेश आंबेकर का कोई नंबर होना चाहिए जो काम कर रहा होगा। लगता है ये अपना नंबर बार बार बदलता है। ये भी अपने आप में एक दस्तक है श्रीधर, बंदा टेढ़ा है। नहीं सर, मैंने चारों के मोबाइल चेक किए, पर नीलेश के नाम का कोई नंबर नहीं है। ये भी अजीब है ना, हरीश बापट के साथ उसका पैसों का लेना देना था, बाकी तीनों के साथ भी उठना बैठना होगा, पर किसी के पास कोई नंबर नहीं है। साहब, इतनी बार नंबर बदलने वाले के हो सकता है एक से ज्यादा नाम भी हो। शायद किसी और नाम से जानते थे इसे या पुकारते थे। सर, ये नीलेश आंबेकर अपना प्राइम सस्पेक्ट है तो सही, लेकिन 50,000 रुपए के लोन को लेकर 4 लोगों को ऐसे मार डालना, मुझे डाउट है बात कुछ और ही है। मैंने बाकी ब्रोकर से भी पूछताछ की है कि नीलेश की ऐसी कोई भी डील नहीं होने वाली थी जिसमें इतने पैसों की जरूरत थी जितने ये लोग फार्म हाउस पर लेकर गए थे। नहीं श्रीधर, ये कांड किसी डील की वजह से नहीं हुआ है, बात कुछ और ही थी, कुछ और ही हो रहा था फार्म हाउस पर, पर पता नहीं क्या। आई, पुलिस कह रही थी कि जमीन की कोई डील ही नहीं हुई थी। मग तेरे बाबा ने सबसे इतना कर्जा क्यों लिया था? पता नहीं, लेकिन आई ऐसा पहली बार हुआ है कि पापा ने हमें बताया नहीं कि वो करने क्या वाले, वो भी दिवाली पर। आई, इनामदार काका बोल रहे थे कि बाबा ने उनसे 1 लाख रुपए का लोन लिया है। वैसे तो प्यार से ही बोला, पर ये भी पूछ रहे थे कि वो पैसे हम उन्हें कब लौटाने वाले। तेरे बाबा ने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला होगा रे? पता नहीं वो इतने पैसों के साथ क्या करने वाले थे। आई, मैंने बाबा के मुंह से कभी नीलेश आंबेकर का नाम नहीं सुना। सुनील, तुझे लगता है कि तेरे बाबा किसी गलत काम में शामिल हो गए थे? नहीं तेरे को 7 लाख रुपए लेके अपने साथ जाता है क्या? आई, बाबा स्टेट एजेंट थे, कैश पैसा उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर दिवाली की रात को? नहीं आई, मुझे नहीं लगता बाबा खुद किसी गलत काम में शामिल थे। तो फिर उन्होंने ये सब चोरी छुपे क्यों किया? घर से पैसे लेकर गए और हमसे कहा कि मालवान जा रहे हैं। ये सब क्या था? सांग वाला सुनील, ये सब क्या था? बाबा, रसायनी का कोई ब्रोकर है, पुलिस को उस पर शक है। उसने जब मुझसे फार्म हाउस की चाबी मांगी ना, तब वो कुछ नहीं बोला। मुझे इस बात की जरा सी भी भनक होती है ना कि ये क्या करने जा रहा है, तो मैं वही के वही उसे पूछता और रोक देता। हो सकता है बाबा हरीश दादा नहीं चाहते थे कि किसी को इस डील के बारे में खबर हो सकता है सब कुछ फाइनल होने के बाद अनाउंसमेंट करते। देवाशपथ सांगते साहब, उन्होंने मुझे कोई फोन नहीं किया, कोई संदेशा नहीं, कुछ नहीं। मैं खुद परेशान हूँ उसके लिए। कितने नाम है तुम्हारे पति के? क्या? तुम्हारा पति कितने अलग अलग नामों से जाना जाता है? काय बोलता तुम्ही साहब? मुझे तो उनके किसी दूसरे नाम के बारे में कुछ पता नहीं है। तुम क्या फोन दिया? नीलेश 1 2 3 4 5 6
थॉट 7 नंबर है इस नीलेश के नाम पर। अगर ऐसा निकला कि तुम नीलेश की मदद कर रही हो या उसके लफड़ों में शामिल हो तो गायत्री बाई तुमची वाट लागणार, मुश्किल में पड़ जाओगे। हाँ बोलता क्या साहब एक खबर है, शायद आपके कोई काम की हो। बोलता रहे। रासायनी में एक ब्रोकर है गिरीश शाह, लेकिन इस वक्त तो रासायनी से बाहर है। खबर बोलता क्या? खबर यह है साहब कि मेरी उससे बात हुई थी, तो उसने बोला कि इसमें से चारों में से जो एक सचिन गांवकर है वो उससे मिलने को 7 नवंबर को उसके पास गया था। और उसने बोला कि ये सचिन गांवकर नीलेश आंबेडकर के बारे में कुछ तो भी इंक्वायरी कर रहा था। साहब रसायनी का एक ब्रोकर है गिरीश शाह, इससे सचिन गांवकर मिलने आया था और नीलेश आंबेडकर के बारे में पूछ रहा था। सचिन गांवकर को कैसे जानते हो? सर सिर्फ काम की वजह से, मुझे 2-4 डील्स में वो मेरे साथ में था। वो नीलेश आंबेडकर के बारे में क्या पूछ रहा था? दरअसल वो ये जानना चाहता था कि मुझे नीलेश सचमुच वो कर सकता है या नहीं। क्या कर सकता है या नहीं? गिरीश शाह ने नीलेश आंबेडकर क्या कर सकता है या नहीं? चमत्कार साहब। चमत्कार? बक सचिन, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा है पर सुना तो है। बोलना क्या सुना है? यही कि जबरदस्त पूजा पाठी आदमी है, धर्म कर्म में भी सॉलिड मान है उसका, और वो कर्म कांड का भी काफी ज्ञान है, और कुछ चमत्कार उमत्कार भी कर सकता है। और मैंने सुना है कि वो पैसों की बारिश भी करवा सकता है। क्या सच में होती होगी पैसों की बारिश? क्या पता है यार, ऐसा किसी के पास कोई सॉलिड सबूत नहीं है, पर कुछ लोगों ने उसे नाम दे दिया है कुबेर बाबा। मतलब कुछ लोगों ने देखी होगी पैसों की बारिश का चमत्कार, नहीं तो ऐसे ही नाम क्यों रखेंगे? मुझे लगता है उनके पास कोई अद्भुत शक्ति जरूर है। मैंने सिर्फ सुना है भाऊ। कुबेर बाबा? शायद चारों के मोबाइल में इस नाम से सेम नंबर स्टोर था, कुबेर बाबा। हरीश की डायरी में भी कुबेर बाबा का नाम और नंबर लिखा हुआ है। इस नीलेश का कोई हाथ था क्या इन 4 मर्डर्स में? नीलेश के घर पर 24 घंटे नजर रखवाओ। इसकी एक फोटो नासिक पुलिस को भेज दो, वहां इसके लिए लेटर अलर्ट जारी करवाओ। हर एक गेस्ट हाउस, लॉज, होटल सब छान भरवाओ। सर, नीलेश की पत्नी गायत्री को थाने में हाजिर करवाओ तुरंत। तो सर, कुबेर बाबा, क्या ये चारों कभी इस कुबेर बाबा के किसी झांसे में फंसे थे? नीलेश, कब तक घर नहीं जाएगा तू? पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पास पैसा है, बहुत सारा पैसा। नीलेश आंबेकर उर्फ कुबेर बाबा अब प्राइम सस्पेक्ट नहीं रहा था, बल्कि अब वो एकमात्र सस्पेक्ट बन गया था। पुलिस को अब कोई शक नहीं रह गया था कि यही वो 5वां आदमी था जिसने दिवाली की रात को 4 एस्टेट एजेंट्स को जान से मार डाला। हरीश बापट, शंकर राव कापसे, मिलिंद काशीकर और सचिन गांवकर। पुलिस को थोड़ा सा आभास हो रहा था कि इस केस में अंधश्रद्धा में लिपटी तांत्रिक गतिविधियों का हाथ है। नहीं सर, पूरा नासिक खोद डाला, नहीं मिला। उसकी पत्नी को ले आओ, गायत्री आंबेकर। हो साहब। साहब कुबेर बाबा के नाम पर जो नंबर मिला था वही नंबर गायत्री आंबेकर के फोन में नीलेश नंबर 6 के नाम पर सेव था। देवाशपथ सांगते सर, ये कहाँ गए इनके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, और ना ही पैसों के बारे में कुछ पता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि 13 नवंबर को जो घर से गए वो अभी तक नहीं लौटे। नीलेश चमत्कार करने का दावा करता था? मुझे कुछ पता नहीं है साहब, पर हाँ लोगों से कुछ कुछ सुना था, पर इन्होंने तो मुझे कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन साहब ये बहुत पूजा पाठ करते हैं।
16 नवंबर को तुमने 44676564 पर बात की थी। ये नंबर किसी गणेश केकरे का है। ये इनके दूर के चचेरे भाई है। मैंने उनको इसलिए फोन किया था कि नीलेश उनके घर पे गए कि नहीं, और वो वहां पर भी नहीं गए थे। ये गणेश रहता कहाँ है? करजत। नीलेश आंबेकर कुठे आहे? नीलेश नहीं आया था साहब। बोला मोरे, क्या खबर? सर, एक गांव का आदमी बोला कि नीलेश को उसने खेतों के रास्ते से 15 मिनट पहले जाते हुए देखा है। काले साहब आई का तो साहब। सर 13 लाख है, पर अभी भी काफी मिसिंग है। नीलेश, अब जल्दी से बता दे कि तेरा प्लान क्या था। A to Z सब। तेरा टाइम शुरू होता है अब। मेरे पास सिर्फ 3 गोली है। हाँ 3 तरतीब साले। चले गिन ले। नागेश रावते नाम है उसका, वो पनवेल में रहता है। तूने उन चारों को कैसे मारा और क्यों? हरीश बापट ने मेरा जीना हराम कर रखा था। मेरे 50,000 दे, मेरे 50,000 दे, हर बात पर 50,000। पैसे तो तूने सिर्फ हरीश बापट से लिए थे ना? बापट से मैंने 25 लिए थे, बाकी काशीकर, कापसे और सचिन से लिए थे। तूने उन चारों को इतने पैसों के साथ फार्म हाउस पर बुलाया, उन्होंने अपने अपने घर पर झूठ बोला। तूने इस सब के लिए उन्हें मनाया कैसे? और इस तरह हुआ इस केस का खुलासा। विश्वास नहीं होता, कंप्लीटली शॉकिंग। पर सच यह है कि नीलेश आंबेकर ने इन 4 एस्टेट एजेंट्स पर ऐसा जादू चलाया कि उन लोगों ने अपने घर वालों से झूठ बोला, अपने सभी सोर्सेज से भारी अमाउंट्स उधार लिए और एक जगह का इंतजाम भी कर लिया। अब सवाल यह था कि नीलेश की मोडस ऑपरेंडी क्या थी, उसने कौन से चालाक पैंतरे अपनाए थे और क्या था उसका हुक्म का इक्का। हरीश बाबू, दिवाली के पहले की रात और दिवाली वाली रात, यही 2 दिन। चल रे, बकवास मत कर। ठीक है, राहु दे। अगर आप लोगों को बकवास लगता है तो भूल जाओ। वैसे भी ये काम मैं सबके लिए नहीं करता हूं। ये तो कुछ कुछ लोगों का संजोग होता है, और वो भी जब सही समय आता है तब बस हो जाता है। ये 2 दिन आप 4 लोगों के लिए मतलब जबरदस्त है। ऐसे 2 दिन वापस नहीं आएंगे। ऐसा समझ लो कि आप लोगों की फसल पूरी तरह पक गई है। मैं बस एक मुट्ठी ऊपर फेंकूंगा और ऊपर से 2 मुट्ठी भरकर बरसेंगे। आप लोग यही सोच रहे ना कि फिर मैं फटीचर क्यों? क्योंकि मैं सच का कुबेर बाबा हूं। यह विद्या का वरदान मुझे ऊपर से मिला है। मैंने कहीं सीखा भी का नहीं है। मैं सिर्फ दूसरों का भला कर सकता हूं, खुद का नहीं। और इसका गलत इस्तेमाल कभी से। लेकिन ये सब तेरे को मालूम कैसे पड़ता है? मेरे अंदर एक थरथर होती है। मैं जब यहां आपके दरवाजे पर आया तभी वही थरथर मेरे अंदर हुई। और फिर
मेरा हाथ अपने आप आपके दरवाजे पर लगे इस नींबू मिर्च की तरफ गया। मैं इसे लेके अंदर आया और मैंने बात की, ऊपर, सीधा ऊपर, डायरेक्ट। और फिर मुझे सिग्नल मिला 12 और 13 नवंबर को पैसों की बारिश होगी। ठीक है, मैं आप लोगों के 50,000 रुपए 14 नवंबर को वैसे भी लौटा दूंगा। पता है कैसे? मैं किसी सच्चे आत्मा वाले को ढूंढूंगा और उसके लिए पैसों की बारिश करवाऊंगा और उसमें से मेरी दक्षिणा होगी 50,000 रुपए, एक पैसा ऊपर नहीं। और फिर मैं 14 नवंबर को आपके पैसे लौटा दूंगा। चला, ये तो मैं। हरीश भाऊ, ये आदमी मतलब है क्या? ये आदमी सुना है बहुत पूजा पाठी आदमी है, रोज पूजा करता है। पिछले 5 महीने से हमारे पैसे तो लौटा ही नहीं है। अब सोचो, अगर वादे के मुताबिक 14 नवंबर को पूरे 50,000 लाकर हमारे टेबल पे पटक दिए तो इसका मतलब क्या? मतलब यही कि उसने किसी और के लिए पैसों की बारिश करवाई। सचिन, तुम वो रासायनी वाले ब्रोकर को जानता है? हो गिरीश शाह ने। तू जरा उससे इंक्वायरी कर, ये नीलेश आंबेकर के बारे में पूछ उसको, उसने कभी कुछ सुना है क्या, कुछ देखा है क्या? तो तू पैसों की बारिश करवाता है? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया था, पर उन लोगों ने मान लिया था कि मैं ऐसा कर सकता हूं। दरअसल सचिन ने गिरीश शाह से बात की थी और वैसे भी गांव में काफी लोग मुझे कुबेर बाबा बुलाते हैं, जो गिरीश ने सुना था। इसीलिए जब इन चारों ने मुझे वापस बुलाया तो मैंने सोच लिया ये बेस्ट चांस है, एक ही शॉट में बड़ा हाथ मार लूं। नीलेश, हम लोगों ने आपस में बात की और सोचा कि ट्राई करने में हर्ज क्या है ना? तू करा हमारे लिए पैसों की बारिश। जरूर करूंगा, लेकिन एक बात है हरीश बाबू, और आप 3 लोग भी सुन, कुछ नियम पालने होंगे। अगर इतना सा भी कुछ इधर उधर हुआ तो सब भंग हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की शक्तियां हम पर नजर रखती है, हमारी परीक्षाएं लेती है। क्या है नीलेश बाबू, मतलब सीधे बोलो ना, हम लोगों को करना क्या होगा? ये जो शक्तियां है ना, उन्हें पैसों के बीज डालने पड़ते हैं। वो शक्तियां उन बीजों के साथ खेलती है और फिर जब मंथन होता है, जितना मन करे फेंक देती है, हो जाती है बरसात। डालना कितना पड़ता है? हाँ। हर एक बीज अंकुरित होती है क्या? नहीं ना। अब वैसा है, अगर आपने 1 लाख डाले तो कभी कभी 75,000 बरसेंगे, तो कभी 1.25 लाख बरसेंगे। अब जितना ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा बरसेगा, बरोबर है ना? तो अब पहली शर्त, जो बन सके, जितना बन सके, जैसे बन सके ले आओ, लेकिन हाँ, चोरी नहीं, छल कपट नहीं, डेयरिंग से जितना पैसा ला सकते हो ले आओ। दूसरी शर्त, इस पूरी दुनिया में आप 4 लोग और आपका माध्यम मैं 5, हम 5 के अलावा अगर इस 12 और 13 तारीख की रात को होने वाले इस पैसों की बारिश की पूजा के बारे में किसी को भी पता चला तो सब खत्म हो जाएगा, फिनिश। इतना ही नहीं, पैसों की जगह खून बरसेगा। एक बार कैंसिल कर दो, परवाह नहीं, पर अगर किसी ने मुंह खोला तो फिर सोचना भी मत। तीसरी और आखिरी शर्त, जगह सुनसान होनी चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं, साफ और सुंदर। तुम्हारी तीनों शर्तें हो जाएंगी। तो फिर ठीक है, आप सच्चे दिल से काम ना करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ो। पैसे बरसेंगे हरीश भाऊ, और देखना कैसे बरसेंगे। आज और कल? हाँ, आज पहुंचूंगा और कल रात तक रहूंगा। बाबा, डील इतनी इंपॉर्टेंट है तो मैं मालवान चला जाता हूँ। ये डील मैं और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। बाबा, डील वो भी सोलापुर में? अरे महेश, बहुत ही बड़ा डील है। नागपुर में एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके साथ में डील होने वाली है। ये मिलित, बस।
ये तेरी दिवाली बख्शीश। हम लोग 14 की सुबह तक है यहाँ पे। वाह रे ढोंगी बाबा वाह, क्या झांसा दिया हा? खूब उल्लू बनाया। और हैरत है कि वो इस बकवास पर विश्वास कर बैठे और गवाह दी जा रही। दो घंटा हो गया, 2 तास झाले, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। ये कसली पूजा है रे? ना आग न घी न कुछ ऐसे। पूजा दिल से की जाती है मिलिंद भाऊ। आपको क्या लगता है ये जादू टोना तंत्र मंत्र से चमत्कार होते हैं? वो सब बकवास है, टीवी में दिखाते सब। लेकिन असली चमत्कार जबरदस्त श्रद्धा से होते, सच्चे दिल से होते। और आपको पता है ये भी एक साइंस है, ये फालतू नहीं है। काय झालं? क्या हो? क्या हो? हरीश भाऊ आज नहीं होना, आज नहीं हो सकता। म्हणजे मुझे शक्तियों से सिग्नल मिला है, आज कुछ भंग हुआ है, पर कल के दिन ऐसी पैसों की बारिश होगी जो आज तक कभी नहीं हुई। ये नीलिया, ये तेरी शक्तियों ने बोला था ना 12-13 को बारिश होगी, तो आज 12 है, करा ना बारिश। ए नीले, तू अब बारिश करा चल सालिया। अभी क्या, अभी बारिश करा सालिया चल। मिलिंद भाऊ, शंकर भाऊ, ऐसी बात मत करो। ये शक्तियां हमारे आसपास है, शांत रहा। सॉरी सॉरी सॉरी, माझं पण सॉरी। होगी, कल होगी। इन शक्तियों ने मुझे संदेशा दिया है, कल बारिश होगी, कल बारिश होगी। मैं क्या बोलता है, बहुत भूख लगा है, खाना मंगा लेना कुछ। हाँ चलो यार, चिकन तंदूरी खाया बहुत। नहीं, ये सब कुछ नहीं आएगा। खाना मैं ऑर्डर करूंगा। आप लोगों की हालत ठीक नहीं है। बाहर इधर होटल गंगा है, उधर से मंगा ले। कल कितने बजे होगी अंदाजी ऐसा बारिश? मतलब इन लोगों में ऐसा कुछ टाइम का कुछ होता है क्या? नहीं, जब मुझे सिग्नल मिलेगा हो जाएगी। नक्की होणार ना? नक्की होना। और अगर नहीं हुआ ना तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ। अभी तक ऊपर से इसका बारिश तो छोड़ एक बूंद भी नहीं गिरा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंदली से ना ये हमको उल्लू बना रहे हैं ये। सॉरी 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 सॉरी। चलो मैं खाना लेकर आता हूँ। पता नहीं लेट नाइट बारिश होगी शायद। अभी तक इसका चालू कहीं कर तो गए। वैसे भी हम लोग कर के सकते हैं, बैठे रहते हैं चुपचाप। क्या हो किधर जा रहा है?
वो 4 थे और मेरे पास सिर्फ 3 गोलियां। ये नीलिया, ये चल बस कर, चल बंद करिए। तेरा क्या सब नाटक लगाए हमको मालूम नहीं, समझा ना? तेरे को बहुत भारी पड़ेगा, वो बहुत भारी पड़ेगा तेरे को, याद रखना। ये इतना सब पैसा हम लोग तेरे लिए लेके आए इधर, हैं? हम दिवाली के दिन पे हमारा घर परिवार को छोड़ के इधर तेरे साथ में आया है। क्या नाटक है तेरा, ये हमको कुछ मालूम नहीं है, समझा ना? ये बस कर, चल। ये तेरे को पूछ रहा है मैं, ये तेरे को पूछ रहा है, जवाब देना, नहीं से काट के नीचे बजाएगा ना तेरे को। मारा नहीं है, मारा नहीं है, सजा मिली है उसे। शक्तियों ने मुझे माध्यम बनाकर आप तीनों के लिए संदेशा भेजा है। शांत रहना, अब हरीश भाऊ पर पैसों की वर्षा नहीं होगी। इनका पैसा भी तुम तीनों बांट लो। बोलो, बारिश करवाऊं? ये नीलेश मेरे को मेंटल लग रहा है। नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए। ये बारिश गई, तेल लगाने मैं नहीं रुकेगा इधर। मैं पुलिस को नाम बताएगा मैं। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।